तो डायमैग्नेटिज्म का फिनोमेना देखते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो कौन कौन से हो गए ना, जैसे पानी है, पानी भी डायमैग्नेटिक है ना, वाटर, सिल्वर, कॉपर, जिंक, मरकरी। फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर वो भी डायमैग्नेटिक होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर में हो गया जैसे वुड हो गया, ठीक है। फिर लिविंग बीइंग्स हो गए, लिविंग बीइंग्स में हम और आप, ठीक है। तो हम और आप भी डायमैग्नेटिक हैं। तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या हुआ, ये सारे मटेरियल दे रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को इनके पास में लेकर के जाएंगे तो ये रिपेल होते हैं, है ना, दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ये बात अलग है कि ये फिनोमेना जो है वो काफ़ी वीक होता है। तो जैसे हम अपने, है ना, जैसे हम लोग अपने हाथ में यदि किसी मैग्नेट को ले लें तो हम लोग उतना फील नहीं करते हैं कि मैग्नेट का यदि नॉर्थ पोल आप अपनी उंगली के पास में लेके जाइएगा, है ना, तो आप फील नहीं कर पाइएगा। तो ये फिनोमेना उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो बेसिक नेचर क्या है फिनोमेना का, कि मटेरियल जो है वो रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के शुरू के वीडियोस में अपन ने डिस्कस किया था कि सभी मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स ये है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है ना। वो सोर्स है सभी मैग्नेटिक बिहेवियर की, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं जरा। तो सपोज ये अपन ने एक ऑर्बिट बना लिया और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसमें करंट जो है इस लूप में किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में यदि करंट का लूप है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इसको अपन m बोल देते हैं, ठीक है। इस m को शुरू में अपन ने पास्ट वीडियोस में म्यू भी डिनोट किया है ना, ये भी यूज होता है। पर चूंकि अपन इस वाले सिंबल को परमिएबिलिटी के लिए अपन यूज कर रहे हैं इसलिए म्यू मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, है ना। m भी यूज होता है तो अपन m यूज करेंगे इसको। अच्छा, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यदि वो शेल जो है पूरी तरह ऑक्यूपाइड है, यदि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो भी मैटर है उसमें सभी शेल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कोई भी लोनली इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। लोनली इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया कि वो शेल जो है हाफ फिल्ड हो और उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा नहीं होता है डायमैग्नेटिक में, है ना। तो सभी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में शेल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है उसको देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बना लेते हैं, है ना, मतलब बेसिकली एक पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब भी किसी एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो उनका जो रिवोल्यूशन का जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि इस तरह रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा और इसका करंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन का वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा m। तो देख लें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में किसी भी एटम के पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि नो नेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई नो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एनी एटम, ठीक है। और वो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है।
अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं और मैग्नेटिक डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो तब है जब एक्सटर्नल फील्ड जो है वो नहीं है। ठीक है, एटम पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी एटम का नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं कि इस मटेरियल को हम एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज भाई या तो हम एक मैग्नेट को है ना नॉर्थ साउथ इस तरफ, मैग्नेट को इस तरफ मूव करें। ठीक है, और या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हम एक यदि यहाँ पे हम एक सोलेनॉइड लगा दें तो उसमें करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे ऊपर वाला जो ऑर्बिट है इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कॉइल कैरिंग करंट है बेसिकली। ठीक है, जिसका करंट का डायरेक्शन ये है। तो फैराडेज लॉ से हमको मालूम है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो क्या होता है, ये करंट जो है वो इस तरह से चेंज होगा ताकि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज करे। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि ये करंट के इंक्रीज करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, ताकि ये करंट इंक्रीज करेगा तो ये मैग्नेटिक डायपोल इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी ताकि ये जो फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको हम अपोज कर सकें। ठीक है, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो उसका जो करंट जो है वो किस तरह से क्या निकाला था अपन ने, क्या रिलेशन निकाला था, EV/2πr। ठीक है, जहां पे v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r जो है इस ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हमको करंट बढ़ाना है तो इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाले ऑर्बिट को देखें। नीचे वाले ऑर्बिट में एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन होगा क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यदि इंक्रीज कर रही है तो ये करंट कम करने की टेंडेंसी होगी इसकी, इस इलेक्ट्रॉन की, तो ताकि यहाँ पे करंट जो है I माइनस डेल्टा I हो जाए। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या हो जाए, M माइनस डेल्टा M। इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इस लोअर वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नेट रिजल्ट क्या हो गया, नेट रिजल्ट हो गया इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 डेल्टा M। और इसको हम चाहें तो जैसे इक्विवेलेंट यदि हमको विजुलाइज करना हो तो एक तरह से यहाँ पे एक मैग्नेट आ गई जिसका मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ है और मैग्नेटिक साउथ इस तरफ, दिख रहा है। तो बेसिकली ये वाली मैग्नेट अब इस वाली मैग्नेट को अपोज करेगी। ठीक है, तो इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिपेल करते हैं। जो मैकेनिज्म है रिपल्शन का वो एग्जैक्टली यही है जो अभी अपन ने डिस्कस किया। अच्छा अब ऐसा करते हैं, तो अब ये देखते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो कैसी दिखेगी, है ना, उसका डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज ये ब्लू रेक्टेंगल जो है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इसमें हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड BE जो है ना, वो इसके थ्रू पास की। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा। तो जब कम करेगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कम डेंस हो जाएंगी, है ना, मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये मैं काफ़ी क्रूड वाला वे में इसको मतलब शो कर रहे हैं अपन। तो जैसे 3 लाइन्स इसके थ्रू जा रही थी तो एक लाइन जो है वो इसके थ्रू बच जाएगी और बाकी लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है बट यू गेट द आइडिया।
है ना, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से एक्सपेल करता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल टर्म्स में देखते हैं अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा पिछले वीडियो में अपन ये सारे टर्म्स अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से है ना हर टर्म को अपन डिफाइन नहीं करेंगे। एक बार मैं सजेस्ट करूंगा, यदि मतलब कुछ दिन यदि आपके हो गए हों पिछला वीडियो देखे, तो उसको एक बार देख लें और उसके बाद में इसको देखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल वो सारे टर्म्स आपके टिप्स पे रहें। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक, है ना, बाहर की नहीं बात कर रहे हैं, इनसाइड द डायमैग्नेटिक, वो क्या है, जो एक्सटर्नल फील्ड अपन ने लगाई प्लस जो फील्ड इंड्यूस हुई। ठीक है, इस तरह से लिखा था अपन ने, और ये क्या था, म्यू नॉट एच, एच था मैग्नेटाइजिंग फील्ड, प्लस म्यू नॉट, ये क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, आई जो था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, फिर अपन ने क्या डिफाइन किया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और ये किस तरह से डिफाइंड था कि फील्ड कितनी इंड्यूस हुई अपॉन फील्ड हमने कितनी लगाई, और इसको आई अपॉन एच के फॉर्म में। ठीक है, और एक और टर्म अपन ने डिफाइन की थी, वो था रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, और वो किस तरह से डिफाइन किया था अपन ने, जो है टोटल फील्ड है अपॉन म्यू नॉट एच। ठीक है, और ये कितना आ गया था, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसमें जो टिपिकल वैल्यूज जो होती हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में, है ना, ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वो क्या होती हैं, अपने को एक रफ आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ जैसे मैंने 3 मटेरियल ले लेते हैं, एक बिस्मथ, एक मरकरी और कॉपर। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, साई एम करके बोलते हैं इसको। अच्छा, तो इसमें ये चीज तो क्लियर है कि आई जो है वो एच को अपोज करेगा। ठीक है, आई यदि यहाँ पे मैं बनाऊं तो आई का डायरेक्शन क्या होगा, आई का ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, आई या बी आई कुछ भी लिख लें, ठीक है, उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो एक्सएम जो है वो नेगेटिव नंबर होता है, बहुत छोटा नंबर होता है बट नेगेटिव नंबर होता है। तो क्योंकि अपन ने कहा कि डायमैग्नेटिज्म जो है एक वीक फिनोमिना है, ये अपन ने शुरू में भी डिस्कस किया था। तो साई एम जो है वो बिस्मथ का जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, 1.66 इंटू 10⁻⁴। तो आप देखें कितना वीक है। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का 10⁻⁴ का पावर पे है। ठीक है, मरकरी का है जैसे 3.2 इंटू 10⁻⁵, और कॉपर इज 0.98 इंटू 10⁻⁵। तो आप देख रहे कितना ये वीक फिनोमिना है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी ये क्या है, 1 प्लस एक्सएम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है जैसे 0.99983, है ना, बेसिकली 1 माइनस ये फिगर, इसका आप कैलकुलेट कर लें, है ना, ऑब्वियसली 1 माइनस ये फिगर आएगा तो बहुत ही, है ना, 1 के बिल्कुल पास है ये फिगर। ठीक है, अच्छा शुरू में जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब जैसे हम और आप हो गए, है ना, वो भी डायमैग्नेटिक होते हैं, ऑल्दो चूंकि इफेक्ट इतना वीक होता है कि हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, है ना, किसी मैग्नेट के पास जाते हैं तो हम रिपल्शन फील नहीं कर पाते हैं। बट साइंटिस्ट ने, है ना, एक 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 फ्रॉग लिया, ये एक्चुअल फैक्ट है ना, एक ये फ्रॉग जो है वो अच्छे से बना नहीं है, बट एक फ्रॉग को बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड पे रखा और इस फ्रॉग को हवा में लेविटेट कराया। ठीक है, फ्रॉग जो है एंटायरली हवा में चला गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतनी स्ट्रांग थी और रिपल्शन जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया कि फ्रॉग भी जो है वो हवा में, है ना, बेसिकली फ्लोट करने लगा। तो है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट रहा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में, है ना, जैसा अपन ने यहाँ पे देखा, जो साई एम की जो वैल्यू है
वो -1 से 0 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो इसको अपन ध्यान में रखें, इस लिमिट में ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो वेरी करते हैं। अच्छा, डायमैग्नेटिज्म का एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं, वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो ये फिनोमिना टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। तो इस फिनोमिना का बेस क्या था भाई? इस फिनोमिना का बेस जो है वो तो फैराडेज लॉज है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज को कोई भी करंट होगा वो अपोज करेगा, है ना। लूप में कोई भी करंट होगा अपोज करेगा। तो ये इसका बेसिस है। और ये जो लॉ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो ये लॉ तो लगता ही है। तो डायमैग्नेटिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट वीडियो में अपन पैरामैग्नेटिज्म देखेंगे।